पहला क्वेश्चन जैसा है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड टू स्टॉप द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये डुअल नेचर का क्वेश्चन है, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। एमिटेड बाय अ निकल सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन इज 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ 200 नैनोमीटर्स फॉल्स ऑन इट। तो देखिए यहाँ पे अब आपको क्या बताना क्या है, आपको बताना है यहाँ पे जो भी निकालनी है पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के लिए ये होता है Sc/λ। Sc/λ का जैसे ही फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे, और ये Sc/λ माइनस W जो वर्क फंक्शन है उसको माइनस करके, तो ये हो जाएगा Sc/λ। और जो वर्क फंक्शन आपके पास दी हुई है, देखो क्वेश्चन में वर्क फंक्शन 5.01 की है, तो 5.01 यहाँ पे ऐसा कर दोगे। तो अब जब ये Hc का जो वैल्यू है ना, आप ध्यान रखना कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे आप हमेशा याद रखना, ये वैल्यू हमेशा कैलकुलेट करोगे H की वैल्यू और C की वैल्यू, जो कि आपको वैल्यू तो पता ही है, लेकिन कैलकुलेट करने पे दोनों को प्रोडक्ट जो आएगा 12375 12,375 का आता है। इतना अपॉन लैम्डा, लैम्डा जो भी आएगा एंगस्ट्रॉम में आएगा, माइनस 5.01। इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपके पास आने वाला है 12375 अपॉन, अब देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 200 नैनोमीटर। वेवलेंथ जो दी हुई है 200 नैनोमीटर की है। तो हमें एंगस्ट्रॉम में अगर इसको लिखना है तो एंगस्ट्रॉम में आप इसको लिख सकते हो 2000, ठीक है, वो कन्वर्जन आपको आता ही है, माइनस 5.01। और अब ये कैलकुलेट का मामला है, कैलकुलेट जरूर जैसे इसको करोगे तो इसको डिवाइड करोगे 2 से, अगर डिवाइड करोगे तो देखो 2 6 जा 12, 6 और 3 डिजिट के बाद आपको डेसिमल देना है 1 2 3, 3 के बाद डेसिमल दोगे, तो पूरा का पूरा कैलकुलेट करने के बाद डेसिमल 3 के बाद भी दोगे, तो यहाँ पे आपके पास 6.1875, ये माइनस 5.01 ये आने वाला है। जिससे कि आपका 6 में 5 अगर माइनस करोगे तो ऑब्वियसली बात है 1 का मार्क आएगा, तो 1 मतलब बी और डी में से कुछ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे निगेटिव तो है नहीं हमारा, तो बी तो होगा नहीं, होगा तो पॉजिटिव ही होगा, तो इसका मतलब डायरेक्ट आप सीधा टिक कर दोगे 1.2। तो 1.2 वोल्ट अप्रॉक्स इसके इक्वल आपका आंसर आ जाएगा। जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है ना आपके पास कि आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हो, हेल स्टॉर्म और ऑब्जर्व टू स्ट्राइक द सरफेस, सरफेस को स्ट्राइक कर रहा है, फ्रोजन लेग के सरफेस को, जिसपे 30 डिग्री से ये स्ट्राइक कर रहा है विद द वर्टिकल, और रिबाउंड भी हो रहा है वर्टिकली 60 डिग्री से। तो और एज्यूम करना है कि कांटेक्ट स्मूथ है, स्मूथ कांटेक्ट है, मतलब नॉर्मल सी बात है, रिबाउंड कर रहा है तो स्मूथ कांटेक्ट। वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ रेडिएशन के लिए जब आप देखोगे तो पता है क्या होगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कंपोनेंट्स, जो वेलोसिटी की कंपोनेंट्स है बिफोर और आफ्टर कॉलिजन पैरेलल होगी टू द प्लेन, क्योंकि वर्टिकल के लिए ले रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा वो डायग्राम भी आप ड्रॉ करोगे तो आपको वहां पे मिलेगा V साइन 60 डिग्री, वर्टिकल लेना है, ओरिएंटल नहीं लेना, साइन 60 इक्वल टू U साइन 30, U साइन 30, क्योंकि स्ट्राइक किया है जो इनिशियल U साइन 30 का है, और उसके बाद जो है वर्टिकल में 60 का है, दोनों का वर्टिकल, इसलिए साइन कंपोनेंट दोनों का ले रहे हो आप। अब ओरिएंटल कंपोनेंट्स तो मतलब नहीं है, तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नॉर्मल टू द प्लेन होती है, और वो इस तरह से रिलेट होगी एक तरह से। तो आप यहाँ पे लिखोगे V cos 60 इक्वल टू V cos 60, दिस वन इज इक्वल टू E जो कोएफिशिएंट ऑफ रेडिएशन होता है E इंटू U cos 30, ठीक है। तो अब इसमें ये मान लो कि ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन हो गया आपका 2, दो इक्वेशन हो गए, दोनों को डिवाइड करोगे तो डिवाइड कॉस बाय अगर साइन करोगे तो कॉट में आ जाएगा, तो इसको डिवाइड करोगे तो कॉट 60 इक्वल टू E, चूंकि इसको मैं E चाह रहा था E ऊपर आ जाए इसलिए 2 डिवाइडेड बाय 1 किया है E, और ये हो जाएगा आपका कॉट 30, डायरेक्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं हम लोग। तो हमें E चाहिए यहाँ पे, तो E इक्वल टू आप यहाँ पे लिख सकते हो E इक्वल टू कॉस, अगर यहाँ पे कॉट 60 अपॉन में कॉट 30 ये आ जाएगा। अब जिसकी वैल्यू रखनी है आपको, कॉट 60 1/√3 होती है, ठीक है, और कॉट 30 जो है वो √3 होती है, तो ये रख दिया आपने, तो E की वैल्यू सीधा आ जाएगी वो 1/3 की आ जाएगी, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेडिएशन आपका इस केस में 1/3 आना है।
क्वेश्चन नंबर 146, इसमें आप देख लो, यहाँ पे दिया हुआ है एनपीएन ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन है, जिसपे इसमें जो वैल्यू दी हुई है 10 पावर 10 की दी हुई है। इतना इलेक्ट्रॉन से इंटर कर रहा है एमीटर साइड से इन 10 पावर -6 सेकेंड, बहुत ही कम समय में। 4% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट इन द बेस करंट। ट्रांसफर रेशियो विल बी, ट्रांसफर कितना रेशियो ऑफ ट्रांसफर हुआ होगा इलेक्ट्रॉन का, वो हमें यहाँ पे बताना है। रेशियो बतानी है, ध्यान रखना है, रेशियो बताना है। कहने का मतलब क्या, मैं आपको एक हिंट यहाँ पे जरूर देना चाहूंगा। रेशियो बताने का मतलब अल्फा चाहिए, अल्फा जो कि होता है IC अपॉन I, जो कलेक्टर करंट में जाता है, और अपॉन एमीटर करंट का रेशियो। ये हमें यहाँ पे बताना है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कलेक्टर के पास पहुंच रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कलेक्टर के पास पहुंच रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आप कितना 4% तो आपका चला गया बेस में, बेस में चला गया। इसका मतलब 96% जो है इलेक्ट्रॉन है, 96 इंटू 100 इंटू 10 पावर 10, इतना इलेक्ट्रॉन ही कलेक्टर के पास पहुंच रहा होगा। और एमीटर करंट के लिए जो फॉर्मूला होता है IE इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ एमीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो इंटू E अपॉन T, ठीक है। उसी तरह से कलेक्टर के लिए भी अगर आप करोगे ना, तो वो IC हो जाएगा, IC इक्वल टू NC इंटू E अपॉन T। अब जब इसकी रेशियो आप करते हो, दोनों की रेशियो करते हो, यहाँ पे देखो आप IC बाय IE किया है मैंने, तो अगर मैं यहाँ पे उल्टा है, अगर यहाँ पे मैंने उल्टा लिखा है, पहले IE लिखा है उसके बाद IC लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको आप जब रेशियो करोगे तो करंट ट्रांसफर रेशियो जो होगी इस दोनों को देखते हुए, तो वो हो जाएगी IC बाय IE जो आएगी आपकी, वो दिस वन इज इक्वल टू NC बाय NE हो जाएगा, ठीक है। और NC जो है, NC आपने देखा कितना है 96%, मतलब अगर इसको डिवाइड करोगे तो 0.96 हो जाएगा, तो ये हो गया 0.96, राइट। 0.96 इंटू 10 पावर 10 ये आ जाएगा। मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ यहाँ पे, 0.96 इंटू 10 रेज़ पावर 10 अपॉन में यहाँ पे कितना हो गया 10 पावर 10, जो पूरा इलेक्ट्रॉन था, जो एमीटर से निकला हुआ था। एमीटर से तो पूरा का पूरा इतना ही निकला है 10 पावर 10 का। तो इसको सॉल्व करने पे आप देखो 10 पावर 10 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 0.96 का रहेगा, जो कि सी है ऑप्शन यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है, क्लियर। तो इसमें क्वेश्चन है ईच ऑफ द रेजिस्टेंस इन नेटवर्क शोन इन द फिगर इज इक्वल टू R द रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल A एंड B। ये बड़ा आराम से आप कर सकते हो, और ऑप्शन भी आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट आंसर है इसका R, जो आपने निकाल लिया। जस्ट A को पकड़ के आपने ये वाला पार्ट खींच के इलास्टिक की तरह इसको पकड़ के इधर कर दिया होगा, जिसके कारण ये R और ये R बन गया, और ये वाला ये R बन गया। तो बीच का जो रेजिस्टेंस है V2 बेस से ये 0 हो गया। अब ये R और ये R सीरीज में, जो मतलब 2R हो गया। नीचे का ये R भी सीरीज में 2R हो गया। और फिर दोनों पैरेलल में 1/2R 1/2R, दोनों का एलसीएम लिया, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R' मान लिया, तो R' इक्वल टू R। इसी तरह से किया होगा इसको। क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पे आप देखो, जिसमें कहा गया है द व्हील ऑफ कार इज रोटेटिंग, किस रेट से रोटेट कर रहा है, तो 1200 रिवोल्यूशन पर मिनट। ऑन पासिंग द एक्सीलरेटर फॉर 10 सेकेंड इट स्टार्ट्स रोटेटिंग एट, जब एक्सीलरेटर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है 4500 स्पीड बढ़ गई, तो ज्यादा रोटेट करेगा। 4500 रोटेशन पर मिनट हो गया। तो एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, निकाल के देखेंगे एक बार। आपको क्या करना है, फार्मूला लगाना है। जैसे एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है अल्फा, है ना, तो यहाँ पे आपको अल्फा इक्वल टू लिख लोगे ω2 - ω1 अपॉन T2 - T1। तो यहाँ पे आप देखो ω1, पहला वाला ω1 कहा जाए तो 1200 के स्पीड से ये मूव कर रहा है, 1200 रिवोल्यूशन पर मिनट है, तो इसको चेंज कर दो। तो देखो रेडियन में चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन 60 इंटू 1200 कर लो, तो ये ω1 आपके पास आ जाएगा 40 पाई का इक्वल। उसी तरह से ω2 भी निकालना होगा, ω2 आ जाएगा आपको 2 पाई इंटू 4500 अपॉन 60।
तो ये आ जाएगा लगभग 150 के। तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 निकाल लो पहले, और अल्फा की जगह पे यहाँ पे जब आप वैल्यू रखोगे ना तो ये कितना होगा, 150 माइनस 150 पाई है, ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे 150 पाई माइनस 40 पाई, ठीक है, अपॉन में टाइम का इंटरवल, टाइम का जो वेरिएशन है वो देखना होगा यहाँ पे। तो डिवाइडेड, चूंकि टाइम लग रहा है 10 सेकेंड का एक्सीलरेट होने के बाद, तो 10 ये पाई है यहाँ पे, तो 110 हो गया, 110 पाई बाय 10, और ये कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से ये आपके पास आ रहा है 11 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन आ गया। अब आपको ये भी पता है कि जो वैल्यू होती है 1 रेडियन की, 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है, 180 अपॉन पाई डिग्री। डिग्री में अगर चाहिए आपको तो इतना डिग्री के इक्वल होता है। तो अल्फा को अगर आप डिग्री पर सेकेंड स्क्वायर, जैसा आंसर में देख रहे हो सब में डिग्री और रेडियन, 2 रेडियन में है और 2 डिग्री में है, तो मैं डिग्री में निकाल के देख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि रेडियन में तो मेरे इक्वल नहीं आ रहा है यहाँ पे कोई, तो डिग्री में निकाल लेते हैं। तो डिग्री में अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 11 पाई जो मैंने निकाला यहाँ पे, इंटू 180 बाय पाई कर लेते हैं, 180 अपॉन पाई, तो पाई और पाई कैंसिल होना है, तो 180 इंटू 11 तो 1980 इतने डिग्री पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1980 फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे इसका होना है। देखिए कौन सा ऑर्गन पाइप है, यहाँ पे हमारे पास ओपन ऑर्गन पाइप है, ध्यान देंगे। ऑर्गन पाइप ओपन एट वन एंड is vibrating in the first overtone and is in resonance with another pipe open at both end and vibrating in third harmonic। तो हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्स्ट हार्मोनिक क्या है, थर्ड हार्मोनिक क्या है। तो फर्स्ट ओवरटोन है पहले वाले में, जो ऑर्गन पाइप जिसका एक एंड जो है, वन एंड इज वाइब्रेटिंग इन द फर्स्ट, ओपन एट वन एंड इज वाइब्रेटिंग इन द ओवरटोन एंड is in resonance with another pipe open at both end। ये दोनों एंड ओपन है इसका, तो ये ओपन ऑर्गन पाइप है, और इसका एक एंड ओपन है, तो ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप माना जाएगा। ठीक है, दोनों ऑर्गन पाइप की बात यहाँ पे हम लोग करेंगे और उस हिसाब से हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को निकालेंगे। तो चलिए पहले, सबसे पहले ना इसको हमें समझना होगा, इसका डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके साथ हमें यहाँ पे इसको फंक्शन करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा इधर साइड आ जाता हूँ ऊपर दिखाने के लिए इसको कि कैसे सॉल्व करना है। तो मैं सबसे पहले पाइप ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे मैंने एक पाइप ले लिया, ये है, और एक ये ओपन ऑर्गन पाइप है, और यहाँ पे मैं पास में ही क्लोज्ड ऑर्गन पाइप भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हो गया, इसका एक एंड क्लोज कर दिया मैंने, और दोनों तरफ यहाँ पे जो वेव्स जो बनना चाहिए वो वेव्स मैं बना देता हूँ इसमें। तो ओपन वाले ऑर्गन पाइप में कुछ वेव इस तरह का बनेगा आपका, ऐसा, और ऐसा। थोड़ा सा मैं फिर से इसको क्लियर करूं। ये और देन ये बन गया। उसी तरह से क्लोज वाले में भी जो बनेगा वेव्स वो इस तरह का बनेगा। ये ऐसा बनेगा। क्योंकि देखो वहां पे क्वेश्चन में बोला गया है, जो क्वेश्चन बोला गया है उसमें ये बोला गया है ऑर्गन पाइप ओपन एट वन एंड इज वाइब्रेटिंग इन फर्स्ट ओवरटोन। तो ये जो है ये फर्स्ट ओवरटोन का है, ये वाला फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है वो लेंथ इसकी आप ले लो, यहां से यहां तक की लेंथ, ये मैंने मान लिया कि ये L1 लेंथ है, L1 लेंथ है। तो इसके पार्ट्स कितने पार्ट में ये डिवाइड है, देखो यहाँ से जो ये वाला पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, ये λ/4 का होता है।
ये लैम्डा बाय 4 का है, और ये यहाँ से यहाँ तक रेस्ट पार्ट जो है ये आप देख रहे हो ये पूरा ये लैम्डा बाय 2 का है। तो लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4, तो आप जब लैम्डा बाय 2 और लैम्डा बाय 4 करोगे तो वो दोनों मिलके पूरा वेवलेंथ इसका बताएगा, L1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो L1 के इक्वल ये हो जाएगा। मान लो आप यहाँ पे दोनों को देखना है, उसके बाद इसमें भी देख लो पहले। इसमें आपको ओपन ऑर्गन पाइप में यहाँ से यहाँ तक का ये लैम्डा बाय 4 होगा, यहाँ से यहाँ तक ये लैम्डा बाय 4 होगा, और पूरा ये वाला पार्ट जो होगा यहाँ से यहाँ तक पूरा एक वेवलेंथ मतलब लैम्डा के इक्वल होगा। और ये भी आप इसको आप किसके इक्वल मान लो, इसको भी आप इसको L2 मान लो। तो ये L2 हो गया और ये L1 के लिए हो गया, दोनों के लिए। अब फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ेगी आपको। अगर लैम्डा बाय 2 ये लैम्डा बाय 4 करते हो तो लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4, अगर देखो पार्ट वाइज देखोगे तो एक बार में सब चीज आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। ये देखो ये लैम्डा बाय 4 है, 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 ये लैम्डा बाय 4 है और ये लैम्डा बाय 4 है। मतलब 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स आप लिख सकते हो 6 लैम्डा 2, 6 लैम्डा 2 नहीं लिखेंगे, 6 लैम्डा बाय 4। तो कहने का मतलब 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, मतलब 3 लैम्डा बाय 2। ठीक है, 3 लैम्डा बाय 2 ये वेवलेंथ आ गई इसकी। और ये वेवलेंथ आ गई। न्यू इक्वल टू होता है स्पीड अपॉन लैम्डा। स्पीड कितना है, स्पीड को v से लिख रहे हो अगर आप, तो अपॉन लैम्डा, इसकी लैम्डा जो आ रही है वो 3 लैम्डा बाय 2 की आ रही है। ठीक है ना, 3 लैम्डा बाय इसकी वेवलेंथ जो आ रही है वो 3 लैम्डा बाय 2 की आ रही है। उसी तरह से यहाँ पे भी अगर आप देखोगे इसमें भी, तो इसमें आ जाएगा आपका, अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को अगर इस अलग अलग फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी को न्यू2 मान लूँ, इसको न्यू1 मान लें। न्यू1 इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, मतलब स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट ये स्पीड ऑफ यहाँ पे जो भी है इस साउंड की, तो v अपॉन लैम्डा। लैम्डा इसमें लैम्डा कितना है, तो इसमें भी लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 3 लैम्डा तो 3 लैम्डा बाय 4 के इक्वल है। तो 3 लैम्डा बाय 4 मतलब ये जो है ये आप L1 कह सकते हो। L1 इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 4। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से अगर देखा जाए तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 4L1 बाय 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लैम्डा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो उसके बाद v अपॉन 4L1 और 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया न्यू1। उसी तरह से यहाँ पे भी अगर देखोगे तो इसको मैं यहाँ पे न्यू इक्वल टू v अपॉन, अब v अपॉन यहाँ पे लैम्डा, तो यहाँ से भी आप देखो पहले L2 अगर आप ले रहे हो तो L2 इक्वल टू कितना आ रहा है, L2 इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2 ये आ रहा है। तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 2L2 बाय 3। तो 2L2 बाय 3, 3 ऊपर आ जाएगा, तो ये न्यू2 आ गया, ये न्यू1 और ये न्यू2, ये दोनों आ गया आपके पास। तो अब दोनों का न्यू1 और न्यू2 के लिए आप अगर यहाँ पे देखोगे दोनों में क्या आपको क्या चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द 2 पाइप्स। तो दोनों पाइप की लेंथ की रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ 2 पाइप्स। तो यहाँ पे आप अगर मैं दोनों की, जैसा कि क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है, वाइब्रेटिंग इन द फर्स्ट ओवरटोन इन रेजोनेंस विद अनदर पाइप इतना। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ पे हम सेम करके देखें, ऊपर करके देखते हैं हम लोग, ये देखो कि न्यू1 इक्वल टू न्यू2 ये गिवन है क्वेश्चन में। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो कि 3v अपॉन L2 3v अपॉन 2L2 ये वाला, और न्यू1 के लिए जो है वो 3v अपॉन 4L1 ये न्यू1 के लिए, दोनों को इक्वेट कर लो और यहाँ से L1 और L2 की रेशियो निकालोगे तो L1 बाय L2 जो आपके पास आएगा, ठीक है, ये L1 है, L1 बाय L2 जो आएगा वो 1:2 का आएगा। ऑप्शन से यहाँ पे आप देखोगे कौन सा सही है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे आपका सही आ रहा है 1:2 का। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्लियर है कि नॉर्मल डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज रो एंड इट्स बल्क मॉडुलस K. The increase in density of lumps of gold when pressure P is applied uniformly on all the sides. बिल्कुल बताना है आपको कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा।
चलिए मैं बताता हूँ। देखो बल्क मॉडुलस मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है जो बल्क मॉडुलस होता है के से रिप्रेजेंट करते हो। के इक्वल टू होता है स्ट्रेस जो सॉलिड में होता है, पी से स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल पी से, और चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी बाई वी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। मतलब यहाँ से कहा जाए तो आप कह सकते हो डेल्टा वी बाई वी जो होता है वो आपके पास क्या आ जाता है, वो आ जाता है पी बाई के। और डेंसिटी की जो वैल्यू होती है, डेंसिटी इस तरह से मैं लिख रहा हूँ, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। और डेंसिटी इक्वल टू इस तरह से भी आप मास अपॉन चेंज इन वॉल्यूम जो होगी तो V माइनस डेल्टा वी, इस तरह से आप लिखोगे। तो डेंसिटी की जो रेशियो होने वाली है वो कुछ इस तरह की होगी। अगर मैं डेंसिटी की रेशियो को इस तरह से रो डैश बाय रो, इस तरह से नया डेंसिटी, और इसमें तो इसमें V अपॉन चेंज इन वॉल्यूम V माइनस डेल्टा वी, इस तरह से आप लिखोगे। दिस वन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस डेल्टा वी बाई वी। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसको कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है 1 माइनस डेल्टा वी बाई वी रेज पावर माइनस 1, और जो कि अप्रॉक्स आपका हो जाएगा 1 बाइनोमियल एक्सपेंशन में आपने इसको पढ़ा भी होगा 1 प्लस डेल्टा वी बाई वी। तो ये कहने का मतलब ये हो गया कि 1 प्लस ये P बाई के इक्वल है। और जहाँ तक डेंसिटी रोडेस मैन, इसको आप इस 1 को अगर आप इधर लेके आओगे, अभी मैं इसको लिख देता हूँ, रोडेस बाय रो इक्वल टू हमारे पास आ चुका है 1 प्लस पी बाई के इक्वल। और अगर 1 को आप इस साइड लेके आते हो तो ये -1 हो जाएगा। तो आप लिखोगे रोडेस बाय रो इक्वल -1, ठीक है, -1 इक्वल टू हो जाएगा पी बाई के। तो रोडेस माइनस रो इक्वल टू हो जाएगा पी रो बाई के। यही कब ये कंडीशनल है, जबकि आपकी जो डेल्टा वी होगी वो काफी छोटी हो, चेंज इन वॉल्यूम जो एक्चुअल वॉल्यूम से काफी छोटी होगी, तब ये होगा। तो अब यहाँ पे आप देखो, इसमें जो ऑप्शन है आपका वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका ये वाला के बाय यहाँ पे पी, देखो आप दूसरे में यहाँ पे जो भी ऑप्शन है रो पी बाई के, तो थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, है ना, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा इसका। इसका आंसर 0.2 आएगा, बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई दी हुई है वेबर में इन क्लोज सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, है ना, विद टाइम जो 5 सेकेंड एफ इक्वल टू दिया हुआ है 6t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1। तो ऐसे तो हमें पता है कि E इक्वल टू, यही आपने यूज भी किया होगा, d5 माइनस d5 बाई dt का फॉर्मूला। तो माइनस d बाई dt मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पे हो गया 6t स्क्वायर जो इक्वेशन है माइनस 5t प्लस 1, है ना। तो ये आ गया आपका माइनस 12t प्लस 5 के इक्वल। तो ये आपके इतना आ जाएगा। इसके बाद जैसे मैंने बताया कि E इक्वल टू -12 और इंटू टी जो है वो आपके पास दिया हुआ है 0.25 का, 0.25 प्लस 5, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करने का है तो इसको ऐसा कर लो थोड़ा आसानी से, कैलकुलेशन नहीं करेंगे। 4 इंटू 3 क्या हो जाता है, 12 हो जाता है। तो 4 इंटू 0.25 1 हो जाता है, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो, है ना, ये आपका 3 हाँ यहाँ पे -3 आ जाएगा, -3 प्लस 5। तो -3 प्लस 5 यहीं पे ये पॉजिटिव हो गया, मतलब ये 2 आ गया आपका। और करंट की बात करें तो I इक्वल टू V बाय आर होगा, मतलब E बाय आर होगा। तो यहाँ पे 2/10 मतलब जो कि आपकी वैल्यू तो आ रही है 0.2, ये 0.2 एम्पियर फर्स्ट वाला आ जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। तो एक तो 2 यहाँ पे ग्राफ है और 2 यहाँ पे, तो सबको मैं सामने में रख देता हूँ जिससे पता लगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, x और वर्सेस t का ग्राफ है, ध्यान रखेंगे। ये चीज आपको देखना होगा कि आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट की 2 वैल्यू नहीं हो सकती एक ही टाइम पे,
एक पर्टिकुलर टाइम पे डिस्प्लेसमेंट की दो वैल्यू नहीं हो सकती, है ना। तो यहाँ सर फर्स्ट ग्राफ में तो वो आ रही है ना, यहाँ पे देखो कहाँ पे आ रही है, फर्स्ट ग्राफ में देखते हैं। जैसे कह रहे थे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स ऑफ जो हाइड्रोजन का है एंड दूसरा जो हीलियम के लिए है रिस्पेक्टिवली, और दोनों की बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास दे रखी है। दोनों की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, एक की 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दूसरे की 7.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से दोनों की बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है इसमें। तो एनर्जी द एनर्जी रिलीज्ड इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हेन टू जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई है, टू हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इस तरह का, तो उस समय की बतानी है एनर्जी कितनी रिलीज हो रही होगी। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आप चलो यहाँ पे अटेम्प्ट करके देखते हैं। जो वैल्यू है उसको तो लेनी पड़ेगी ना, वैल्यू लेके उसके बाद अटेम्प्ट करके देखते हैं। तो देखिए यहीं पे बिल्कुल शॉर्ट में कर देता हूँ। केमिकल रिएक्शन जो होता है प्रोसेस में वो इस तरह का होता है, 1H1 ये जो 1H2 का जो होता है, ये दो ऐसे ऐसे हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं। ये तो आपको पता ही है, ये हीलियम बना दिया और यहाँ पे हीलियम 2 4 का आ गया। तो एनर्जी जो रिलीज होगी तो वो देखो ये जो 4 है यहाँ पे, तो दैट मीन्स 4 टाइम्स ऑफ 7.1 ये हीलियम का आ रहा है 7.1 है, तो 4 टाइम्स है ये, और मास जो एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ पे, और प्लस ये माइनस में, और जो इससे पहले जो एनर्जी थी 1.1 की, तो ये जो 1.1 की थी इसको भी 4 टाइम्स करके देखो, तो ये हो जाएगा लगभग, दोनों को कैलकुलेट करोगे तो लगभग आपका 24 के लगभग आएगा। तो इतनी जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जो है वो रिलीज करेगा ये। सिंपल है क्या कि शुरू में जो एनर्जी थी 1.1 और 7.1 की थी, लेकिन शुरू में ये जो कंडीशन था ये कुछ ऐसा था और बाद में ये बन के ऐसा हो गया। तो जो एनर्जी इस ड्यूरेशन में इसको इससे बनने में जो रिलीज हुई वो क्या हुई होगी, तो इसको 4 से हीलियम का जो बन रहा है 4 का 7.1 का, और जो आपका हाइड्रोजन का बन रहा है जो 1.1 का, जो 4 टाइम्स करके देख रहे हैं, दोनों को माइनस करके देख लिया, तो जो एनर्जी बच रही है वो एनर्जी इतनी की रह रही होगी। इसका आंसर ए पार्ट ही होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि अगर एक लाइन ड्रॉ कर दें हम लोग, बिल्कुल सही है, ये पहला कर्व देखो आप, इसको ऐसे ज्वाइन करो ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पार्टिकल का 2 डिस्प्लेसमेंट है, एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे, एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है। उसी तरह से अगर दूसरे का भी हम लोग देखें, है ना, तो दूसरे में भी हमें क्या मिलेगा, इसमें भी 2 डिस्प्लेसमेंट हमें मिलेगा। तो देखो यहाँ पे अगर ऐसा देख लें, इस तरह से ड्रॉ करें, यहाँ पे इस तरह से सीधा स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, इस तरह सीधा लें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 डिस्प्लेसमेंट मिलता है। मतलब इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव 2 डिस्प्लेसमेंट, है ना, किसी भी पार्टिकल के लिए किसी सिंगल पॉइंट पे 2 डिस्प्लेसमेंट दिखा दे पार्टिकल, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो जैसे यहाँ पे एक टाइम पे यहाँ पे 2 डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, एक जगह यहाँ पे दिख रहा है, एक दूसरा यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, दूसरा यहाँ पे दिख रहा है, तो इसलिए फर्स्ट वाला आपने सही बोला, यहाँ पे फर्स्ट वाला सही नहीं, नॉट पॉसिबल है। सेकंड ये वाला पॉसिबल है, ठीक है। थर्ड वाला भी आपने जो देखा है ये भी पॉसिबल है, और फोर्थ वाला भी पॉसिबल है डिस्प्लेसमेंट के मामले में। फर्स्ट वाला आपका आंसर सही है।